ओके। जिन्होंने कल के आंसर्स नहीं सबमिट किए वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा आंसर सबमिट कर देना अपने, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या आपकी गलतियां। कल का क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि एक्सप्लेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेज। इसमें हमने क्या लिखना था, इसमें हमने लिखना था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, यानी उसमें जो प्रोविजंस हैं और उसमें जो प्रोविजंस हैं रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन बच्चों ने क्या लिखा है इसमें कि रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस लिख दी है कि रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अगर आपको सेपरेट क्वेश्चन आए ना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, उसमें आप रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। लेकिन इसमें पूछा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, ओके, तो वो पूछा गया था। तो एक तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। एक तो ये सिमरन ने आंसर दिया, इन्होंने बहुत सही दिया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसकी प्रोविजंस नहीं लिखी रीजनल लैंग्वेज की। सभी बच्चों ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन लास्ट में इसकी प्रोविजंस नहीं लिखी। मतलब कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रीजनल लैंग्वेज की प्रोविजंस है वो लिखनी थी, और उससे फिर क्या बेनिफिट होगा वो लिखना था, ओके। एक ये बच्चा है, इसने शुरुआत में बहुत जबरदस्त किया है। इसका नाम क्या है, एक सेकेंड, इसका नाम, यार ये किसका नंबर है लास्ट में 7092, उसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ बच्चे का। देखता हूँ, शायद नाम लिखा हो कहीं पे। 7092 किसी बच्चे का नंबर है, जीसस इज ग्रेट लिखा हुआ है उसने अपने नाम की जगह। सोनाली है शायद उसका नाम, बेटे का सोनाली नाम है, सोनाली। इसने सबसे अच्छी चीज पता है क्या लिखी, इसने सबसे अच्छी चीज क्या लिखी, शुरुआत में इसने कोट लिखा जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और वो कोट क्या था, लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ अ कल्चर, इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग। बहुत ही जबरदस्त सोनाली, ये आपने बहुत जबरदस्त लिखा। और उसके बाद आपने बस ये लास्ट में, जैसे मैंने आपको कहा था कि शुरुआत आपने बहुत अच्छी करी है, ठीक है, ये किसी ने नहीं किया है शुरुआत में। मैंने क्योंकि कई बार कहा कि आप किसी कोट से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, अपने उसकी। लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या करा कि जो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो रीजनल लैंग्वेज की प्रोविजंस है वो मेंशन नहीं की, ठीक है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सुधारेंगे हम, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आपको जो कमियां पता चलेगी उसको हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे ने आंसर दिया, इसने भी बहुत अच्छा किया, कोमल ने। कोमल के आंसर में क्या दिक्कत क्या थी, सारा आंसर इसने बहुत अच्छा लिखा है, नीट एंड क्लीन, राइटिंग भी बहुत अच्छी है। बस इसने लास्ट में रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस तो बता दी, लेकिन उसको रिलेट नहीं किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट नहीं किया, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि कोमल की नेक्स्ट टाइम आपका ये सही होगा, ठीक है। और इसके बाद ये बच्चे ने आंसर दिया, मनी, मनी करके है कोई बच्चा, मनी G0701 करके बच्चा है, सोनिया गिल है, सॉरी सोनिया गिल। इसने क्या किया, इसने सिर्फ वही 6-7 बुलेट पॉइंट्स लिख दिए जो हमने क्लास में कराए थे, ओके। और ये पॉइंट्स रेलेवेंट नहीं थे। इसमें आपने ये भी बताया होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए कमेटी बनी, ये सब हमने नहीं लिखना था, हमने सिर्फ प्रोविजंस लिखने थे, ठीक है। क्योंकि 250 वर्ड है ना, 250 वर्ड्स में हमने आपको निचोड़ बताना है। अब सपोज करो मैं आपको कहूं आप मूवी देख के आओ, सपोज करो आप मूवी देखने गए, सपोज धूम 2 मूवी देखने गए, ओके। मैं आपको कहूंगा कि आपने ना जल्दी से उसको ना, मतलब 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना है। अब आप मेरे को एक एक चीज तो नहीं बताओगे ना कि यहाँ से सर ऋतिक रोशन चलता है और ऋतिक रोशन बाइक स्टार्ट करता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर आगे जाके वो गुंडों मतलब पुलिस से भागता है, ऐसे एक एक चीज तो नहीं बताओगे ना। मतलब मेन चीज बताओगे कि सर ऐसे ऐसे उसने ये चोरियां की और ऐसे ऐसे लास्ट में वो पकड़ा जाता है, ठीक है, पूरा निचोड़ बताना है। तो सिमिलरली जो ये बच्चा है, क्या नाम है, मनी है, इसने भी मतलब और बातें ज्यादा लिखी हुई हैं, लेकिन जो मेन बात है वो नहीं लिखी हुई, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा था जिसका बहुत ही जबरदस्त था,
एक सेकंड बताता हूँ यार, उसका नाम कहाँ गया। ये बहुत ही जबरदस्त लिखा है इस बच्चे ने, अमित सिंह नाम है इसका बच्चे का। इसने बहुत ही अच्छा लिखा, ठीक है, इसने बहुत ही अच्छा लिखा। इसने मतलब कि 250 वर्ड्स भी लग रहे हैं, और इसने क्या कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखा, प्रिंसिपल्स के बारे में और स्ट्रक्चर, और फिर साथ ही इंपॉर्टेंस बता दी। बहुत ही अच्छा किया इसने अमित ने। अमित वेरी गुड। ओके, एक ज्योति का है बच्चा, इसने भी वही सेम गलती करी है कि रिलेट नहीं कर पाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ रिलेट नहीं कर पाए। ओके, तो प्लीज मेक श्योर जिनकी भी गलतियां हैं, एक, अब ये बच्चा, इसका नाम तो पता नहीं, बिजनेस प्लान लिखा हुआ है इसने नाम की जगह। अब पता नहीं क्या नाम है इसका बच्चे का। सुमित कुमार है, सुमित कुमार। सुमित कुमार जी ने भी बहुत सही किया है, बट इन्होंने थोड़ा सा खिचड़ी सी पका दी, तो ठीक है, वहीं इन्होंने थोड़ी सी प्रोविजंस ऐड नहीं की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो क्या होता है ना कि आपकी अभी प्रैक्टिस चल रही है, कोई इश्यू नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। जिनका क्वेश्चन नहीं सही है, ठीक है, वो देखेंगे कि हमारी क्या गलतियां हैं। मैंने सबको रिवर्ट बैक किया, सबको मेंशन किया कि क्या गलती है क्या नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि वो नेक्स्ट टाइम ना हो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, और जो क्वेश्चन का निचोड़ है ना, वो देखें। रिपीट क्वेश्चन, हाँ आज सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन यार 4 बार रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ। एक्सप्लेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिख लेना, उसकी प्रोविजंस के बारे में, मेन प्रोविजंस लिखनी है कि निचोड़, जिससे पता चले, ठीक है। कोर्ट के साथ शुरू करोगे वो भी अच्छा लगेगा, और प्रोविजंस लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा लास्ट में जो रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो लिख के फिर रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस लिखनी है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, कोमल को समझ आ गया होगा। कोमल कह रही थी सर मैंने इंपॉर्टेंस तो लिख दी है, बट वो कोमल क्या चीज है ना, आपने वो तो लिख दी है, बट द थिंग इज कि मैंने आपको बोला कि रीजनल लैंग्वेज के जो प्रोविजंस उसमें है, एनईपी में है, वो मेंशन करने थे। ओके, फिर आप चाहे लिख सकते हो लास्ट में, विजन में लिख सकते हो आप, ठीक है, कंक्लूजन पॉइंट में लिख सकते हो कि हाँ जो आपने लिखा थी, ठीक है, आपने लिखा है बहुत जबरदस्त लिखा है, बट आपको वो चीज ऐड करनी थी, ठीक है। तो आई होप कि जो जिन बच्चों ने नहीं सेंड की अपनी पीपीटी, तो वो घर जाके दोबारा से होमवर्क करेंगे और सेंड कर देंगे। ओके, सारा इज आस्किंग कि सर इम्प्लीमेंटेड और बेनिफिट्स ऐड कर सकते हैं, प्रोविजंस ऐड करनी है हमने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताना है, ठीक है देवी जी। तो एक दो बार करोगे क्वेश्चन इस तरह से तो आपको समझ आ जाएगा। इससे क्या होगा ना कि आपके एक क्या कहेंगे उसको, फोल्डर तैयार हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके दिमाग में रहेगी, आप खुद से लिखोगे, खुद उसके मेन पॉइंट्स लिखोगे कि हाँ यार ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है इसमें। ओके, रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ओके, इसमें क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजंस हैं। ओके, तो ये इस तरह से 3-4 पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट जिससे पता चले कि हाँ यार बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में सेंड मत करना यार, क्या फायदा, मेरे को भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और पेपर में तो आई होप आपने इंग्लिश में लिखना होगा, पेपर में इंग्लिश में लिखना होगा देवी जी आपने, हेमा जी, पेपर में तो हिंदी में इंग्लिश में लिखोगे कि हिंदी में लिखोगे? हिंदी मीडियम है क्या आपका? अच्छा हिंदी मीडियम है, अरे यार फिर कैसे करोगे, ये तो समस्या होगी यार। चलो कोई नहीं करना, आप देखते हैं जैसा भी होता है। चलो करते हैं कुछ। एनीवेज, आज हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जो कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके उसको यूटी बना दिया गया, जेएनके को अलग यूटी और लद्दाख एरिया को अलग यूटी। ओके, तो ये हमारा
आज का टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो भी अमेंडमेंट हुई है। ओके, ये भी आईआर का पार्ट है। आईआर का पार्ट इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा आपके यूएन में छिड़ा था, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से इंटर रिलेटेड है। शायद सर ने शायद कराया भी हो, मे बी टॉपिक ये सर ने करवाया, ये वाला टॉपिक आर्टिकल 35A और 370 को स्क्रैप कर दिया था यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। करवाया था सर ने? अच्छा, करवाया था, ओके। चलो, एनीवेज अगर करवा दिया तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो कर लेते हैं, और अगर करवा दिया तो आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ओके, थोड़ा बताया था। ओके ओके, वैसे मतलब पर्टिकुलर टॉपिक नहीं करवाया था। अच्छा, डिटेल में नहीं करवाया था। ओके ओके, तो हम लोग डिटेल में करेंगे फिर तो बढ़िया, ठीक है। आपको समझ भी आ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, जम्मू एंड कश्मीर, स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। आपको पता ही होगा कि आर्टिकल नंबर 370 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो स्क्रैप किया था। ओके, आर्टिकल 370 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और आर्टिकल 35A है जो कि है आपके जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, ये है क्या आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल 35 है, ये करंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कि यूटी बन चुकी है, अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 को बन गई थी। उससे पहले 31 अक्टूबर तक ये क्या थी? स्टेट थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द विसिनिटी ऑफ द काराकोरम रेंज, ओके, एंड वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन माउंटेन रेंजेस। आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर आपने देखा ही होगा। आई होप कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ है। ओके, ये जम्मू कश्मीर है। अभी जैसे इसको बाइफरकेट कर दिया 2 यूटीज में, ये जम्मू कश्मीर ये, और ये इधर लद्दाख वाला रीजन। ओके, देख सकते हो आपकी लद्दाख वाला रीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इसको 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया। पहले स्टेट थी पूरी है, अभी इसको 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, तो काराकोरम रेंज की विसिनिटी में है एंड वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रेंज है। ओके, द टेरिटरी इज सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना सिंस द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 1947। जैसे ही सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हुआ था, सब कॉन्टिनेंट बोले तो इंडिया। सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं इसको? कॉन्टिनेंट क्यों नहीं बोलते, कोई बताएगा? सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके, ये नीचे एक पार्ट है, इसको पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कहीं जगह पेनिनसुलर लिखा होता है। पेनिनसुलर का मतलब भी बताया था शायद मैंने क्लास में। प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप, जो कि 3 तरफ से घिरा हो पानी से उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर, ओके, पेनिनसुला बोलते हैं। ओके, तो लेजिस्लेशन पास हुई थी, यानी कानून पास हुआ था 5 अगस्त 2019 को, जिसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के नाम से जाना जाता है। इट सेट द स्टेज फॉर, हाँ बिल्कुल सही बोला, इट सेट द स्टेज फॉर डाउनग्रेडिंग जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द स्टेटहुड टू द यूटी स्टेटस। ठीक है, उसको स्टेटहुड का जो दर्जा था वो हटा दिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, एंड स्प्लिटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ इट नोन एज द लद्दाख रीजन। जैसा कि मैंने आपको अभी पिक्चर में भी दिखाया था कि ये लद्दाख वाला रीजन स्प्लिट कर दिया, यानी इसको यूटी बना दिया। ओके, into a separate union territory. Okay, the change went into effect on October 31st of that year, that is 2019. Okay, though several court cases affecting its status remained pending. ठीक है, अभी कई लोगों ने दोबारा से पीआईएल फाइल की है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अभी इसके ऊपर अभी सुनवाई चल रही है। अगर डिसीजन आएगा तो फिर हम लोग इसमें दोबारा से एड ऑन कर लेंगे, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है। ठीक है, बट अभी क्या है, न्यूज क्या है, हमने वो पढ़ना है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर वाला रीजन और ये लद्दाख वाला रीजन। ओके,
यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर यूटी बना दी गई है विद असेंबली, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेचर दे दी गई है। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाई है विदाउट असेंबली, यानी इसमें लेजिस्लेचर नहीं दी गई। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त को, ठीक है, रिवोक किया था आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। यानी कि कैसे रिवोक कैसे किया था? बाय वे ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कहां से पावर आती है कि उसने आर्टिकल 370 को रिवोक कहां से कर दिया, मतलब अपनी मर्जी से कर दिया, बीजेपी की कोई चाल थी या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन थी। ठीक है, हम मतलब डिटेलिंग में पढ़ेंगे ताकि आपको सभी कवर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये बड़े ध्यान से समझना, अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा तभी आपको फर्दर प्रोविजन समझ में आएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सितंबर अक्टूबर 1951 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी एक जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जो कि इलेक्ट हुए थे पीपल बाय द वे ऑफ एडल्ट सफरेज। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब कोई बच्चा बताएगा? एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब पता होगा यार, वेरी कॉमन थिंग। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? शाबाश, वोटिंग थोड़ा सा क्लियर करो। अडल्ट, अडल्ट वर्ड आ गया। अडल्ट का मतलब क्या हो गया? वेरी गुड श्रुति, श्रुति ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हरसिमरन ने भी सही आंसर दिया। मतलब कि आप 18 साल के हो तो आप यू आर वैलिड फॉर वोटिंग। ओके, आप वोट दे सकते हो। ओके, इसका मतलब ये होता है। अडल्ट मतलब अभी आप अडल्ट हो चुके हो, 18 साल से ऊपर हो गए। अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब यू हैव अ राइट टू वोट व्हेन योर एज इज एट 18। ओके, 18 साल के जब। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जम्मू कश्मीर में। ओके, आर्टिकल 326 राइट टू वोट, बिल्कुल सही जवाब सर आपका। तो इलेक्टेड बाय द पीपल बाय अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एम था वो क्या था? उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका एम क्या था? प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हमें संविधान बनाना है और डिटरमाइन करना है रिलेशनशिप विद यूनियन ऑफ इंडिया। यूओआई बोले तो यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, कि इंडिया के साथ हमारा कैसा रिलेशन होगा। तो 17 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी, ये चीज ध्यान रखना, 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम इनटू फोर्स। तो आपको जैसे कि पता होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देन विच लेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज टू ऑपरेट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होगी। जैसे पता ना, उसका काम खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होगी। ओके, तो उसके फीचर्स क्या है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के? पहले फीचर्स पढ़ेंगे। यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया। देवी जी, यूनियन ऑफ इंडिया, यूआईओ नहीं है, यूओआई है, यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, इंडियन गवर्नमेंट कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशन रहेगा। ओके, फीचर्स क्या है उसके? जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर एक भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर इंक्लूड ऑल टेरिटरी दैट वाज अंडर रूलर ऑफ स्टेट ऑन 15 अगस्त 1947 एंड एरियाज अंडर पीओके, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसमें मेंशन किया हुआ है बकायदा जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसमें वो टेरिटरीज रहेंगी जो कि जो रूलर था जम्मू कश्मीर का, जो कि कौन था? महाराजा हरि सिंह, जिनके पास 15 अगस्त 1939 को जितना एरिया था वो टेरिटरी, और साथ में वो एरिया जो कि पाकिस्तान के कब्जे में, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, ये हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आर्टिकल 35 ए जो कि स्क्रैप किया इंडियन गवर्नमेंट ने, ये क्या था? इसमें सर प्रोविजंस थी कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, उसको परमानेंट रेजिडेंटशिप मिलेगी, यानी कि वो परमानेंट रह सकता है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ओके, अगर उसमें भी कंडीशन है, कब? इफ ऑन 14 मई 1954, ठीक है, ही इज फ्रॉम क्लास 1 एंड क्लास 2, यानी वो क्लास 1 ऑफिसर है या क्लास 2 ऑफिसर है, या फिर ही लॉफुली एक्वायर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 10 years प्रायर टू 14 मई 1954, यानी 14 मई 1954 से 10 साल पहले उसने अगर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तब वो
क्या कहते हैं, लाइबल है, उस प्रॉपर्टी का अधिकारी है। ओके, अदरवाइज अगर 14 मई 1954 के बाद खरीदी है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं मानी जाएगी। ओके, तो आर्टिकल 35A क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया को परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर का तब माना जाएगा अगर वो 14 मई में या तो वो क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर है, या फिर उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई है। ठीक है, और परमानेंट रेजिडेंट का मतलब क्या होगा? अगर आप जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट होते उस टाइम, अब तो स्क्रैप हो चुका है ये आर्टिकल, अगर होते तो उसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि ऑल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना आपके, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है बताओ? 14 से लेके 32 तक। वैसे फंडामेंटल राइट्स वाले शुरू हो जाते हैं 12 से लेके 35 तक। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो जम्मू कश्मीर के तो आपको सारे राइट्स मिलेंगे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट लेकिन एनी चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट, अगर कोई परमानेंट की डेफिनेशन में कोई चेंज आता है तो वो कौन करेगी? सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा ही कर सकती है। विधानसभा, विधान परिषद, ओके, दोनों हाउस आ जाएंगे ना लेजिस्लेचर में। ओके, और डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जम्मू कश्मीर का इनका अलग से सेपरेट है क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग था। ओके, जो कि जुडिशियली इन्फोर्सेबल नहीं था। ठीक है, जुडिशियली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या हुआ? जुडिशियली इन्फोर्सेबल का मतलब ये हुआ कि सर, जैसे डीपीएसपी में क्या होता है? डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसमें डायरेक्शंस हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें डायरेक्शंस हैं प्रिंसिपल की, यानी ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के ऊपर आपने पॉलिसी बनानी है अपने सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो इसमें नॉट जुडिशियली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है? नॉट जुडिशियली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है कि इन केस अगर गवर्नमेंट उन प्रिंसिपल्स के ऊपर, उन सिद्धांतों के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बना रही अगर सिटीजन के लिए, देन यू कैनॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट की ये राइट की वायलेशन हो रही है। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही बताया हरसिमरन ने, यू कैनॉट फाइल द सूट अगेंस्ट इट। ठीक है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई याचिका नहीं, पीआईएल नहीं दायर कर सकते कि गवर्नमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही। ओके, इट मींस इट इज नॉट जुडिशियली इन्फोर्सेबल। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट चीज क्या है? बाइकेमरल लेजिस्लेचर। बाइकेमरल मतलब दो हाउस है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी जम्मू कश्मीर में और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। ओके, गवर्नर होता है, 5 साल के लिए उसका टेन्योर होता है। उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर समझते हो ना? 3 बॉडीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। ओके, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। एक सीएम होता है जो कि हेड होता है, जिसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एड और एडवाइस, यानी उसकी हेल्प करते हैं, उसको सलाह मशवरा देते हैं। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर को, ठीक है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके एड और एडवाइस देते हैं गवर्नर को। ठीक है, मींस पॉलिसी डिसमिस हो जाएगी। डिसमिस हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझे हो। पॉलिसी डिसमिस नहीं हो जाएगी देवी जी। आप देखो, मेरी ध्यान से बात सुनो। अब सपोज करो मैं ये सिलेबस लेके गया आपके टीचर के पास। ठीक है, मैंने कहा कि यार ये ना 5 टॉपिक मैंने कराने हैं। ठीक है, मैंने बोला कि आपके बच्चों को, सोफिया इंस्टीट्यूट के बच्चों को मैंने ये 5 टॉपिक कराने हैं। आपके इंस्टीट्यूट वालों ने मेरे को ये दिया कि ये बच्चों को आपने 5 टॉपिक कराने हैं। ठीक है, अब इन 5 टॉपिक में से मैं आपको सिर्फ 3 टॉपिक कराता हूं, मैं आपको 2 टॉपिक नहीं कराता। ठीक है, अब आप जो, तो अगर मैंने बोल दिया कि नॉट जुडिशियली इन्फोर्सेबल, इसका मतलब कि आप इंस्टीट्यूट वालों के पास नहीं जा सकते मेरी शिकायत करने की सर ने तो वो 2 टॉपिक नहीं कराए। ठीक है, अगर ये जुडिशियली इन्फोर्सेबल होता तो आप जा सकते थे मेरी शिकायत करने के लिए। ठीक है, यानी आप मतलब मैनेजमेंट टीम को सुप्रीम कोर्ट समझो। समझे मेरी बात? अभी समझ में आया? अगर जुडिशियली इन्फोर्सेबल होगा देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट कि हाँ सर, मेरे क्या कहते हैं, ये तो स्टेट अपनी पॉलिसीज जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुसार तो चल नहीं रही। समझे मेरी बात? देखो, नाम से क्लियर होना ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट जो भी पॉलिसी बनाएगी उसमें सिद्धांत है, उसको डायरेक्शन दी गई है कि यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल यू आर मेकिंग अ पॉलिसी। ओके,
एंड व्हेन इट इज नॉट जुडिशियली इन्फोर्सेबल, इट मींस यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बाय सेइंग कि स्टेट क्या कहते हैं इन्फोर्स नहीं कर रही है, स्टेट प्रिंसिपल्स फॉलो अप नहीं कर रही है। ओके, अभी समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अच्छा हाँ, यहाँ पहुंच गए थे सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर को। ओके, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, दे ऑल वर्क कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है सर, कि जो भी कानून पास होगा तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि जब सपोज करो सरकार डूबती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी साथ डूबते हैं, इसका मतलब ये होता है। ओके उसके बाद आगे चलेंगे। हाई कोर्ट होगा, जो हाई कोर्ट, उसमें चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेस होंगे। ओके, जो की पॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये चीज ध्यान रखने वाली है। आप सोचोगे कि सर वहां पे तो गवर्नर है, तो गवर्नर अपॉइंट करेगा, नहीं सर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। ठीक है, जो वहां का गवर्नर होगा, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। ओके, हाई कोर्ट के पास रिट्स होंगे। रिट्स आपको पता ही होगा, आपने पढ़े होंगे, 5 तरह के रिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हैबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिटरी, सरसरी और क्यू वारंटो। ओके, 5 होते हैं, पता ही होंगे, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, सबका मतलब भी पता होगा, आई होप सो। हाई कोर्ट के पास रिट्स हैं, बट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हमारे, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है कि हाई कोर्ट के पास रिट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी इशू कर सकता है वो रिट्स, और अदर पर्पस के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है ना। और सुप्रीम कोर्ट बताओ, फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है या अदर पर्पस के लिए भी इशू कर सकता है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकता है या अदर पर्पस के लिए? हरसिमरन ने सही आंसर दिया, बोथ जिन्होंने दिया तो मुंह पे 3-4 थप्पड़ मार लो। ठीक है, सोफिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया, श्रुति ने सही आंसर दिया, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। ओके, अदर पर्पस ओनली नहीं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही सिर्फ इशू कर सकता है। ठीक है, तभी कहते हैं कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, इट वाज मेंशन्ड देयर। ठीक है, आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट्स है, और आर्टिकल नंबर 226 में आपके हाई कोर्ट के लिए रिट्स है। बट हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर अदर पर्पस। ओके, अदर पर्पस के लिए भी और फंडामेंटल राइट्स के लिए भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकती है रिट्स। ओके, तो यार ये पढ़ो यार पॉलिटी का, अभी तो ये तो बेसिक चैप्टर है यार, फंडामेंटल राइट्स वाला, अभी ये भी नहीं पढ़ा तो देन इट्स वेरी स्ट्रेंज, देन यू आर लैकिंग समवेयर। एटलीस्ट यू हैव टू मग अप दीज थिंग्स ना, कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, ठीक है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम, ये तो बात की बातें हैं, एटलीस्ट ये तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। दीज आर द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको फंडामेंटल राइट्स और कुछ ना हो, कम से कम फंडामेंटल राइट्स तो अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, फंडामेंटल राइट्स तो बेसिक है, मतलब लक्ष्मीकांत का बेसिक है, 3-4 बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बताना, हम आपको समझाएंगे। ओके, सर को बताना, चरणजीत सर को, ही विल एक्सप्लेन टू यू। हाँ, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हाई कोर्ट है, जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, उसके पास रिट्स हैं, बट ही कैन इशू रिट्स बट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। ओके, गवर्नर रूल लगता है वहां पे, कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता। आपको पता होगा कि इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, कौन से आर्टिकल में, कोई बताएगा? प्रेसिडेंट रूल 252, मुंह पे थप्पड़ मारो, 356 है आंसर इसका। 356 है क्या है वो? 51, 117, अरे बाप रे, खतरनाक फिगर आ रही है भाई। क्या बात है भैया, कौन सी किताब खरीदे हो भैया, कौन सी किताब खरीद रखी है? 51, 117 कहां से, कौन है ये, कहां से आते हैं लोग? बिंदु देवी और रोहित कुमार, अरे भैया ये कहां से, मतलब आर्टिकल 51 तो आई थिंक प्रेसिडेंट से रिलेटेड है यार, जहां तक मेरा,
अनुमानन 356 मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखो यार, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ओके, ये तो बेसिक चीजें हैं यार, ये तो एटलीस्ट याद रखो यार। ओके, चलो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो वहां पे गवर्नर रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता, ठीक है। बट विद द कंकरेंस विद द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा करके। ओके, तो आर्टिकल 356 यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उस वक्त एप्लीकेबल नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उर्दू वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट दे परमिट इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। ऑफिशियल पर्पस की ऑफिशियली जो काम होता है उसमें इंग्लिश परमिट की गई है, ठीक है। वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज वहां की उर्दू है, ठीक है। अमेंडमेंट अगर करनी है आपको जम्मू कश्मीर के संविधान में, तो हर हाउस में, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बिल पास होगा बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, टोटल मेजोरिटी। और बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द, और अगर अमेंडमेंट करनी है तो वो बिल किस में इंट्रोड्यूस होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, विधान परिषद में नहीं होगा। दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। हाउएवर, नो बिल ऑफ constitutional amendment can be moved in either house if it seeks to change the relationship of the state with Union of India। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, दोबारा से ध्यान से समझेंगे इसको। ये क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखी हो, जिसमें जो कि वो बिल का पर्पस जिसका क्या हो कि रिलेशनशिप चेंज करना हो स्टेट का, यानी जम्मू कश्मीर का, किसके साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो वो वाला बिल मूव नहीं होगा किसी भी हाउस में। इसमें ये बोल रहा है। अब आप कहोगे कि सर जब ये बिल ही मूव नहीं होगा इस तरह का, तो इन्होंने रिलेशनशिप चेंज कैसे कर दिया, ठीक है ना। आपने कहा कि सर इनका तो ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। आपने बोला कि अगर आपको इनका ब्रेकअप करना है तो इसके लिए आप बिल तो दे ही नहीं सकते, तो इनका ब्रेकअप हो कैसे गया। ब्रेकअप कैसे हुआ, उसके लिए कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है तिकड़म लगाया ही होगा मोदी जी ने, ठीक है। वो तिकड़म क्या लगाया वो हमने समझना है। नाउ द थिंग इज कि हाँ, बिल्कुल सही बात बोली देवी जी ने, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का प्रोविजन कहां पे है। हमने मुद्दे की चीज ये देख रही है, आपने यार सर ये तो इन्होंने कहा कि ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। हमने तो यहाँ ये पढ़ा ना कि हाउएवर नो बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड इन आइदर हाउस इफ इट सीक टू चेंज द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। तो फिर कहां से, मतलब ब्रेकअप वाली लाइन लिखी कहां पे है, वो ब्रेकअप वाली लाइन लिखी हुई है सर, अभी आपको बताते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है, रुको, उससे पहले एक दो प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं वो ब्रेकअप वाली लाइन कहां पे है, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता होगा पार्ट 21 ऑफ द आर्टिकल 370, जिसमें जो कि जिसकी प्रोविजन में जिसमें लिखा हुआ है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट्स जम्मू एंड कश्मीर आ स्पेशल ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है। Provisions drafted in 1947 by Sheikh Abdullah, was then PM of Jammu and Kashmir, appointed by Maharaja Hari Singh and Jawaharlal Nehru, ठीक है। ये आपको पता होगा, शेख अब्दुल्ला उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, ओके। तो उस वक्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, ओके। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंटर नीड स्टेट गवर्नमेंट, उसमें जो साइन हुआ था, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, IOA, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। घबराना मत, अगर आपको कोई टर्म नहीं सुनने में आई है तो उसमें आपने घबराना नहीं है। IOA अभी इसके बारे में बताएंगे। ये कल ही पढ़ा था सर, अब्दुल्ला, ठीक है सर। देवी जी बहुत ही अच्छी बात है, अब्दुल्ला आपका छोटा भैया, शेख अब्दुल्ला का ही है, थोड़ा अच्छा लगता है, तमीज में लगता है। अब्दुल्ला ऐसा लग रहा है छोटा मासी का लड़का है आपकी, ठीक है। तो सेंटर नीड्स, वो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंस टू अप्लाई लॉ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की सलाह लेनी पड़ेगी कोई भी लॉ अप्लाई करने के लिए, एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, communications and issues specified in the
इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब शेख अब्दुल्ला का और इंडियन गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन नाम का सपोज करो एक पर्चा है जिसके ऊपर लिखी हुई है कंडीशन कि भैया हम आपके साथ हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है, मतलब कि हमारा आपके साथ आज से फ्रेंडशिप हो गई है लेकिन कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि किन किन चीजों में इंडियन गवर्नमेंट उंगली नहीं कर सकती, वो क्या चीजें हैं? डिफेंस, सॉरी, सेंटर नीड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंस टू अप्लाई लॉ। सेंटर को मतलब स्टेट गवर्नमेंट की वो लेनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, अपना सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, लेकिन इन चीजों में नहीं लेगी वो। किस किस चीज में? एक तो डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स में, फाइनेंस में, कम्युनिकेशन में, और इशू स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, जो भी मुद्दे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन में। तो बहुत ही समस्या वाली बात है कि काफी सारी चीजें के लिए सलाह लेनी पड़ेगी और कुछ के लिए नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसमें नहीं वो लेने दे रहे सलाह इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो सेंटर, इवन की सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में होती है, जल्दी से बताएंगे। आर्टिकल नंबर, वेरी गुड गरिमा, 360। वो 352 बोल रही है। कौन है 352 वाला? एक मिनट, कौन है 352 वाला? मीनू देवी, अभी तो बताया। मांग मांग खा के बैठे हो गया? अभी तो बताया, जस्ट अभी बताया। 352, 356, चार चार छोड़ के। अच्छा सर, गलती से, अरे अरे बाबा, गलती कैसे कर दिया तुम? गलती नहीं करने का। चलो ठीक है, यहाँ गलती कर दो, पेपर में नहीं करना, ओके। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। वो कहते हैं कि सेंटर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकती जम्मू एंड कश्मीर में। इट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। आप मेरे को बता सकते हो कि इंडिया में नेशनल इमरजेंसी का पहली बात कौन सा आर्टिकल है? अभी बताया यार, अब तो बता दो यार। और उसके ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? हरसिमरन, वेरी गुड। 352 ग्राउंड्स बताओ जल्दी से, अब जल्दी से ग्राउंड बताओ कौन कौन से हैं। पहला तो मैंने बता दिया, वार। जल्दी बताओ। वेरी गुड श्रुति, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वेरी गुड अमित। इंटरनल एग्रेशन किसने बोला भाई? इंटरनल अफेयर्स नहीं है पारुल। सुमनप्रीत जी, इंटरनल नहीं है। 3 ही ग्राउंड हैं सिर्फ, इसको ऐसे याद रख लो, WEA, वी, ठीक है। 3 ही है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ओके। इसके फर्स्ट 3 निमोनिक्स याद रख लो, WEA, वी, ओके। तो 3 ही ग्राउंड हैं, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ओके। इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले था, जब आपकी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इमरजेंसी, ओके। वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की ग्राउंड पे लगाई थी, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई ग्राउंड नहीं है अभी। अभी ग्राउंड सिर्फ 3 ही है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आपको इमरजेंसी लगानी है, देन द ग्राउंड्स मस्ट बी ईदर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, ओके। उसके बाद आर्टिकल 35A को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 35A, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, तो दोबारा बता देते हैं थोड़ा सा। इट अलाउ द स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा, उसके लिए प्रोविजन है इसमें। ये जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में है, एडेड इन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा उसमें ऐड किया गया। नो, इसमें क्या है, नो आउटसाइडर कैन ओन प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर और गेट अ स्टेट जॉब, ठीक है। ना ही कोई बाहर का आउटसाइडर, जैसे कि आपको पता होगा कि बाहर का कोई भी आउटसाइडर उस टाइम जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, और ना ही स्टेट जॉब कर सकते। आप जम्मू कश्मीर का स्टेट PCS एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। हालांकि जम्मू कश्मीर वाले बच्चे हमारे, जो सपोज करो हरियाणा का या पंजाब का स्टेट PCS एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके वहां का स्टेट PCS नहीं दे सकते। मेरा एक फ्रेंड था जम्मू कश्मीर से,
तो उसने पंजाब का पीसीएस भरा था और उसका क्लियर हो गया था। वो जम्मू के, और उसको मैंने बोला कि हम भी जम्मू कश्मीर का भर दें, तो वी आर नॉट वैलिड, ठीक है, हम लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इस तरह से, मतलब एलिजिबल तो है बट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। ओके, दिस लॉ, दिस आर्टिकल इज नोन एज पीआर लॉ, दैट इज परमानेंट रेजिडेंट लॉ। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि विच आर्टिकल ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज पीआर लॉ। द आंसर हियर इज आर्टिकल 35 क्लॉज ए। ओके, it also deprive the state female residents of property rights। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जम्मू कश्मीर की लड़की किसी दूसरी स्टेट के लड़के के साथ शादी करती है तो उसका प्रॉपर्टी पर से अधिकार भी खत्म हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, इट डिप्राइव द स्टेट फीमेल्स रेजिडेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इफ और व्हेन दे मैरी एन आउटसाइडर, कोई बाहर के लड़के से शादी कर लेंगे। द प्रोविजन आल्सो एक्सटेंड टू द चिल्ड्रन बोर्न ऑफ एनी सच वुमन, ठीक है, अगर उसका कल को बच्चा भी होगा ना, उसका वारिस होगा, वो कहेगा कि यार मेरा तो मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी पे अधिकार है, नहीं, नहीं अधिकार है भैया, नाना जी की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी मम्मी ने शादी कर ली थी दूसरी स्टेट के बंदे से। ठीक है, समझ आ गया? ये समझ में आ गया? यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यार, वो मूर्खों वाली बातें इसकी पहली स्लाइड करना, स्क्रीनशॉट लेना है, लास्ट में मैं दोबारा से रिपीट करूंगा ना। मतलब क्या है यार, तुम क्या पढ़ते हो यार, ये समझो ना पहले, अभी मैं समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो लास्ट में भी ले लोगे ना, स्क्रीनशॉट जरूरी नहीं है बेटे, ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है, ये समझो। ये समझ में आया पीआर लॉ? ये समझ में आया कि कोई भी आउटसाइडर बाहर से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता और ना ही स्टेट जॉब ले सकता है। ओके, और जो भी फीमेल रेजिडेंट्स हैं वहां की, ठीक है, अगर वो किसी आउटसाइडर से विवाह करेंगी तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाएगा और कल को फ्यूचर में उनका जो बेबी होता है उसका भी कोई राइट नहीं होगा अपने नाना जी की प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो अब आती है मुद्दे की बात कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया और आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल 350 स्क्रैप हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इट मींस ऑल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नाउ अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब कि जितनी भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जितने भी प्रावधान हैं, वाह जी वाह, राम कहानी खत्म होगी। देवी जी पूछ रहे हैं पीआर स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट नहीं, परमानेंट रेजिडेंट बेटा। पीआर, पीआर लेते हो ना, बाहर जाते हो, कनाडा जाते हो, पीआर मिलती है, परमानेंट रेजिडेंट। पीआर लॉ, परमानेंट रेजिडेंट लॉ, नॉट प्रॉपर्टी राइट लॉ। देवी जी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आपसे पूछा था कि वो ब्रेकअप वाला क्लॉज कहाँ पे है, आपने कहा कि सर वो तो लिखा हुआ है कि ब्रेकअप हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा कि एक ब्रेकअप वाली लाइन भी लिखी है, वो लाइन किसमें लिखी है? वो पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द प्रेसिडेंट टू स्क्रैप आर्टिकल 370। इट्स हियर मेंशनिंग अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3, जिसमें मेंशन है दैट प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, सॉरी नोटिफिकेशन के स्पेलिंग गलत हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू ऑपरेट। ठीक है, प्रेसिडेंट पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू उस आर्टिकल को नल और वाइड डिक्लेयर करके उसको खत्म कर सकता है, मतलब इट कैन सीज टू ऑपरेट। ओके, तो एक बार आर्टिकल 373 पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का स्क्रीनशॉट लिया हुआ, आर्टिकल 370 आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसका जो थर्ड आर्टिकल है इसमें मेंशन भी है, मैंने आपको वो छोटी सी लाइन में बता दी, इसमें पूरा देखो। Notwithstanding anything in the foregoing provision of this article, the president may by public notification declare that, he can declare that this article, the article number 370 shall cease to operate, cease मतलब खत्म हो जाना, cease to be operative or shall be operative with such exceptions, okay, and modifications from such date as he may specify। okay, इसका मतलब समझ आ गया? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, जैसे कि आप लास्ट में देख सकते हो इस पैराग्राफ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें लिखा हुआ है provided that the recommendation of the constituent assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the president issues such a notification। लेकिन
प्रेसिडेंट अगर कोई इस तरह की नोटिफिकेशन जाहिर करता है सीज करने के लिए कोई भी आर्टिकल, तो किसकी रिकमेंडेशन जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब देखो मोदी जी ने कहां से दिमाग लगाया। यहां लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन इशू करनी है तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अब देखिए सर, आप जैसे कि आपको पता होगा, मैंने अभी पहले भी बताया था फर्स्ट स्लाइड में, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज टू एक्सिस्ट इन जनवरी 1957 विद द कमिंग इनटू बीइंग ऑफ द J&K कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बताया था ना कि 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स व्हिच लेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज टू ऑपरेट। अब भाई उसका काम खत्म हो गया ना, वो तो खत्म होगी, ठीक है ना। अब समझे मेरी बात, इन्होंने दिमाग कहां से लगाया? इन्होंने दिमाग मेरे भाई यहां से लगाया कि यहां पे लिख रहा है कि प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन इशू करनी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज टू एग्जिस्ट इन जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957, वो तो खत्म हो गई थी विद द कमिंग इनटू बीइंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आया वो तो खत्म ही होगी, तो रिकमेंडेशन किसकी लेता? तो फिर तो प्रेसिडेंट ने कहा ना कि भैया अब मेरे तो खुले हाथ है, वो तो मर चुकी है, तो मैं तो अब ले सकता हूँ ना डिसीजन ब्रेकअप का, समझे। So before its dissolution, it did not take a decision in the favor of abrogation of Article 370, the Constitution provision, which is the fountainhead, ठीक है, fountainhead of the special status and privileges granted to Jammu and Kashmir in accordance with the इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के अकॉर्डिंग, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था, जो कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन हुआ था, ठीक है, उसका ये फाउंटेन हेड था, ठीक है, क्या? आर्टिकल 370, ठीक है। लेकिन उसमें ये मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आपको रिकमेंडेशन लेनी है, ठीक है, प्रेसिडेंट को, जब वो पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो भैया मर चुकी ना, वो तो तभी सीज टू एग्जिस्ट होगी जनवरी 1957 में, जब आपका जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। यहां दिमाग लगाया मोदी जी ने। अभी समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? पक्की बात है? नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कुछ भी डाउट है इसमें पूछो। अब पानी पी लेते हैं हम थोड़ा सा। ओहो, प्लीज रिपीट। बहुत दिमाग है मोदी जी के पास, बहुत दिमाग है भैया, दिमाग आपके पास भी है, लेकिन कोई कहीं यूज करता है, कोई कहीं यूज करता है, समझे। दिमाग का सही। रिपीट, इतने रिपीट आ गए यार, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। इतने सारे रिपीट कहां से आ गए भैया, ये तो समस्या हो गई भैया। अभी जरा दिमाग की गोली खाते हैं, फिर जरा समझाते हैं तुम्हें, दिमाग तेज करने गोली खा ले। अभी आ गया दिमाग, हाँ ठीक है। अभी हम समझा रहे थे आपको आर्टिकल 370, ओके। देखो, जिन्होंने प्लीज रिपीट किया वो अब दिमाग खोल के, दिमाग की खिड़कियां खोल के बैठे, ठीक है। वो कहता है कि मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दे की बात ये थी, क्वेश्चन हमारा ये था कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द प्रेसिडेंट टू स्क्रैप आर्टिकल 370। वो कहता है कि संविधान के कौन से, आप कौन से संविधान संविधान की कौन सी प्रोविजन में, कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर सके, उड़ा सके, मतलब वो ब्रेकअप वाली लाइन कहाँ लिखी है। तो आपने अपने रूममेट को थप्पड़ मार के, खींच के, कान के उसको बताना है कि मेरे भाई वो आर्टिकल 370 के क्लोज नंबर 3 में लिखी है वो लाइन, ठीक है।
कि प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू ऑपरेट। ठीक है, फिर आपका रूममेट आपके खींच के लाफा लगाएगा कि भाई ठीक है मैं तेरी बात मान रहा हूं, तो फिर वो नीचे की लाइन दिखाएगा ये वाली, तो आपको समझाएगा, वो आपको इस तरह समझाएगा कि भैया ठीक है आपकी बात मैं समझ गया कि प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल cease to be operative or shall be operative only with the such exception and modification and from the such date as he may specify। वो कह रहे कि ठीक है आपकी बात मान ली, लेकिन थप्पड़ उसने आपके मारा कान के नीचे और उसने आपको बोला कि provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary। वो कहता है कि भैया लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन भी तो नेसेसरी थी। अब बता, अब आप अपने साइड में बैठे हो, दाढ़ी खुजा रहे हो, आपके फिर दिमाग जागा और आपने खींच के लाफा दिया अपने रूममेट को और उसको बताया कि बदतमीज मूर्ख, ये देख भिखमंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज्ड टू एग्जिस्ट इन जनवरी 1957 with the coming into being of the जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। कि मेरे भाई, मेरे मूर्ख भाई, ये देख कि जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये भैया असेंबली मर चुकी थी, ये सीज टू एग्जिस्ट हो गई थी, तो रिकमेंडेशन किसकी लेता? तुम्हारे पापा की, तुम्हारे अब्बा की। ठीक है, तो उनको बताना है कि उसको फिर पहले वाली स्लाइड दिखानी है, ऐसे पीछे करके थोड़ा सा ये दिखाना है, ये वाली लाइन दिखानी है कि 26 जनवरी 1957 को भैया जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स व्हिच लेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज टू ऑपरेट। तो रिकमेंडेशन किसकी लेता? तुम्हारे अब्बा की। तो फिर वो समझ जाएगा कि नहीं भैया मोदी जी सही करे हैं। समझे? अब तो समझ आ गया होगा आर्टिकल 373 जैसे कि लिख रहा है, अभी समझ में आ गया। जिन देवियों को देवताओं को दिक्कत थी अभी समझ में आ गया कि कैसे हुआ ब्रेकअप, कैसे हुआ ब्रेकअप की प्रोविजन किसमें थी? आर्टिकल 370 के क्लॉज नंबर 3 में थी। आर्टिकल 370 के 3 क्लॉज में ये भी लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन नेसेसरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जनवरी 1957 को सीज टू एग्जिस्ट हो गई थी क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए आई थी, उसका पर्पस क्या था? ये देखो ना मेरे भाई, ये आपको पर्पस दिखाया था ना, ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि जिसका एम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने प्रिपेयर करना है और डिटरमाइन करना है रिलेशनशिप कैसा होगा आपका इंडियन गवर्नमेंट के साथ। बस आपका इतना काम है, उसके बाद आप दफा हो जाओ, बस इतना काम था। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है, क्लियर है, वाह जी वाह, ये हुई ना बात। हाँ, आगे चलते हैं हम कार्रवाई पे, आगे चलते हैं। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की बात कर रही थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन दैट इज आईओए। ओके, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, एंड यूज्ड इन 1947 और 1947 में भी यूज हुआ टू इनेबल ईच ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटसी टू ज्वाइन वन ऑफ द न्यू डोमिनियंस ऑफ द इंडिया और पाकिस्तान क्रिएटेड बाय द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन में ये था कि भैया प्रिंसली स्टेट्स थी जो मतलब कि जिसमें राजा लोग थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स जो कि अराउंड 565 या 595 है यार, नंबर एक बार देख लेना, 565 है जहां तक मेरे को ध्यान है। ओके, बस देख लेना फिर भी, ठीक है। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, ओके, ब्रिटिशर्स के टाइम में, ठीक है। उनको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन दिया गया कि भैया आपकी मर्जी है कि जब 1947 में जब आप आजाद हो गए तो आपकी मर्जी है या तो आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ और या फिर आप पाकिस्तान के साथ, और या फिर आप रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर आप आजाद रहो। ओके, दैट वुड लीव द प्रिंसली स्टेट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, उनको पूरी छूट दे देगी, इवन दो मैनी ऑफ देम हैड बीन डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिफेंस, फाइनेंस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ तो डिपेंड होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि डिफेंस, फाइनेंस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हमारी हेल्प करो। विद इंडिपेंडेंस इट वुड बी अ मैटर फॉर ईच रूलर ऑफ अ स्टेट टू डिसाइड वेदर टू असीड टू इंडिया, कि आपको इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको आजाद रहना है। ठीक है, ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन।
अभी तो नहीं भूलोगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, क्योंकि साइन हुआ था शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है। कब आया था पहली बार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया था। उसमें क्या था? उसमें ये मेंशन था कि 1900 और यूज कब आया था? 1935 में, लेकिन यूज कब हुआ था? 1947 में। ये चीज ध्यान रखेंगे, यूज्ड इन 1947। इट इनेबल ईच ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जितनी भी प्रिंसिपल स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी 565 थी, ठीक है, उनको, उनके रूलर्स को ये क्या कहते हैं, इनेबल किया गया कि भैया अब आपकी मर्जी है, या तो आप पाकिस्तान के साथ जाओ या इंडिया के साथ जाओ या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट। ओके, तो इतना समझ में आया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन। प्रधानमंत्री एपिसोड में ये सुना है, बहुत ही अच्छी बात है देवी जी, सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो फिर आपका रिवीजन हो गई है, ठीक है। तो जितनी इस तरह की आप ना एक होमवर्क में क्या चीज करना, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। ओके, उसमें लिखना कि भाई जम्मू कश्मीर कैसे बना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करने की वजह क्या थी? पहले तो महाराजा हरि सिंह जी इंडिपेंडेंट कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो ना पाकिस्तान के पास जाएंगे ना इंडिया के पास जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान वालों ने जब वहां पे हमले करने शुरू करे ना, तो फिर फट से वो क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में, सॉरी जम्मू कश्मीर कर रहा हूँ, फिर इंडिया के साथ आगे, ठीक है। तो जम्मू, आपका ये होमवर्क है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़नी है आपने। ओके, हिस्ट्री इन द सेंस कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करने की वजह है ना ऑल। ओके, मैं इसमें नहीं जाता, वो थोड़ा हिस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, तो प्लीज मेक श्योर जेएनके की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, कहानी पढ़ेंगे। अरे यार, इसकी लैपटॉप की बैटरी डाउन होगी, 2 मिनट रुकोगे यार, मैं इसकी बैटरी वो ले आऊं यार, चार्जर ले आऊं, होल्ड करोगे? यहीं पे पड़ा, यहीं पे पड़ा, 1 सेकंड। बन गई बात। कलहन की राज तरंगिनी बुक है सर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पर। अरे देवी जी, ये राज तरंगिनी किताबें नहीं पढ़नी है आपने, हल्का फुल्का पढ़ लो, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ज्यादा, अगर आपका हिस्ट्री वो है ऑप्शनल है, देन यू कैन रीड, ओके, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ड्वेल इनटू सो मच। ओके, देयर इज नो नीड। यार 1 सेकंड, इसकी ब्राइटनेस तेज कर लें लैपटॉप की। आपको मेरी मेरी शक्ल मतलब सही नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है, स्लाइड वगैरह? मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ी ब्लैकिश नजर आ रही है। अच्छा, आपकी तरफ सही आ रही है, ओके, चलो। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हमने बस हल्का सा ये पढ़ना है कि भाई साहब जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करने की महाराजा हरि सिंह को क्या हो गया कि शेख अब्दुल्ला को खड़ा करना पड़ा, ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई थी। ओके, तो शेख अब्दुल्ला के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब मोटी मोटी बात, कहानी सी, मतलब कहानी से आपको पता हो हल्का फुल्का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, जम्मू कश्मीर को बेनिफिट नहीं लगा पाकिस्तान से ऐड होना, कुछ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने के रिगार्डिंग बात थी जो पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं था। एक्चुअली क्या था ना, जम्मू कश्मीर क्या था, टू नेशन, जो शेख अब्दुल्ला था वो टू नेशन थ्योरी को मान नहीं रहा था, ठीक है। और पाकिस्तान तो शुरू से टू नेशन थ्योरी को फेवर करता था। और पाकिस्तान, और जो हमारे, क्या नाम है यार उसका, अरे यार वो क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू के क्लासमेट का, अरे जिसने यार मुस्लिम लीग बनाई थी, क्या नाम है यार उसका, तो मुस्लिम लीग में था यार, मेन था जिन्ना, जिन्ना, हाँ, जिन्ना क्या कहते हैं अपना, जिन्ना ने बोला था कि जम्मू कश्मीर इज अ ब्लैंक चेक फॉर मी, कि जम्मू कश्मीर को मैं बाद में यूज करूंगा, ब्लैंक चेक है मेरे लिए। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो सब है कहानी, ठीक है, आप पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है। अगर नहीं आएगी, कहीं से नहीं मिलेगी इंफॉर्मेशन, मेरे से पूछ लेना, मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो इसके बारे में पढ़ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के बैकग्राउंड के बारे में। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अरे बस देवी जी, अब तो जज्बाती हो गए हो, हिंदी में लिख लिख के मोहम्मद अली।
ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये लद्दाख वाला हिस्सा, जैसे कि आप देख सकते हो लद्दाख इज अ स्पार्सली पॉपुलेटेड, ठीक है। ओके, और इसमें मतलब कि क्या कहते हैं, काफी टाइम से डिमांड भी थी, लद्दाख के लोग काफी डिमांड कर रहे थे कि ये लद्दाख को यूटी बना दिया जाए। ओके, काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, तो अब लद्दाख वालों का सपना भी पूरा हो गया। ओके, तो अभी कितनी यूटीज हो गई हैं इंडिया में? 9 यूटीज हो गई हैं, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, 9 यूटीज हो गई हैं। और स्टेट कितनी हो गई हैं? 8 बोल रही है वो, 9 यूटीज हो गई हैं। ऊपर 8 लिखा, नीचे भी 8, 9 यूटीज हो गई हैं यार, 8 है। अरे क्या हो गया भाई? अच्छा, दमन एंड दीव, ये कब हुई? अच्छा, अच्छा, मुझे नहीं पता यार, सॉरी यार, मुझे नहीं पता सीरियसली। दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, ओके। अच्छा, 20th ऑफ जैन, ओके 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 ओके। अच्छा, ये दोनों मर्ज हो चुकी हैं, ओके। स्टेट तो 28 ही है ना, कि स्टेट भी ऊपर नीचे होगी? ओके 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 ओके, सॉरी फ्रॉम माय साइड, स्टेट 28 हो गया, ओके। हाँ, चलो एनीवेज, नो की जगह यहाँ 8 कर लीजिए, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी 8 यूटीज हो गई हैं, जैसा कि अभी बच्चों ने बताया कि 20 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली मर्ज हो चुकी हैं, ओके। तो ये तो है यूटी विद लेजिस्लेचर, यानी कि जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है, वो है दिल्ली। लेजिस्लेचर मतलब जरूरी नहीं कि दोनों हाउस हो, मे भी एक हाउस भी हो सकती है, जैसे दिल्ली में विधानसभा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके। जिसमें 70 सीटें, आपको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल ने जीती थी 69 सीटें, ओके, दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, ओके। एनीवेज, जिनमें यूटी है वो है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ओके। यूटी विद लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्शियल स्टेटहुड स्टेटस मिला हुआ लेजिस्लेचर है। इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? प्रेसिडेंट का, विच एक्ट इन एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट नॉट नीड अप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एवरी मैटर, यानी कि हर मैटर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अप्रूवल नहीं लेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसका मतलब बताया कि जिनमें लेजिस्लेचर होगी, उसका मतलब क्या होगा? उसको पार्शियल स्टेटहुड स्टेटस दिया जाएगा। उसमें लेजिस्लेचर होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा प्रेसिडेंट का, जो कि एक्ट करेगा इन एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट नॉट नीड एनी अप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एवरी मैटर, ठीक है, हर मुद्दे पे उसको अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे कि चंडीगढ़ का, आपकी दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली में भी लेजिस्लेचर नहीं थी अभी, आई थिंक अभी भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, लेजिस्लेचर नहीं होगी। प्लीज चेक, अगर आप चेक कर लेना एक बारी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगी, और आपके जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर होगी, ओके। लेजिस्लेचर नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा? कोई सीएम नहीं होगा वहां पे, डायरेक्टली रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर हु रन्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इट्स टीम ऑफ एडवाइजर, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू जम्मू कश्मीर नाउ, ठीक है। अभी स्क्रैप हो गया आर्टिकल 370, स्क्रैप हो गया आर्टिकल 350 ए, सॉरी 35 ए स्क्रैप हो गया। अब इसका मतलब क्या है? अभी जम्मू कश्मीर में क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि भैया पीपल फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया कैन बाय प्रॉपर्टी और कैन परमानेंटली सेटल इन द स्टेट, ठीक है, यू कैन परमानेंटली सेटल, आप जा सकते हो भैया बर्फ की वादियों में, ओके। बट इससे होगा क्या? एक थोड़ा सा लोगों में डर भी फैल जाएगा। वो डर क्या होगा? इट फ्यूल्ड फियर इन द माइंड ऑफ कश्मीरीज, कश्मीरी जो लोग हैं
उनके दिमाग में ये फियर आ जाएगा, क्या फियर आएगा, दैट इट वुड लीड टू स्टेट्स डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मेजोरिटी मुस्लिम टू मेजोरिटी हिंदू। यानी पहले तो यहाँ पे मेजोरिटी में मुसलमान थे, अब भी ज्यादा मेजोरिटी में क्या हो जाएंगे, हिंदूज हो जाएंगे। ओके, डेमोग्राफी, डेमो का मतलब पीपल होता है, ठीक है, यानी पीपल की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मेजोरिटी मुस्लिम से मेजोरिटी हिंदू हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेट यूनियन टेरिटरी विल बी क्रिएटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर, और सेपरेट यूटी, सॉरी, लद्दाख को यूटी बनाएंगे विदाउट लेजिस्लेचर, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो निचोड़ हमने ये पढ़ा कि देर इज नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जे&के, कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जम्मू कश्मीर के लिए। पीपल ऑफ इंडिया हैव will have now right to buy the property. Okay, not a fundamental right but a right. Okay, law and order under union government, law and order जो होंगे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होंगे, और पहले लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर के पास ही था। ओके, और सर इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी बट स्टिल अभी ये है कि मुस्लिम कम और हिंदू ज्यादा हो जाएंगे। समझा नहीं होगा क्या कहना चाह रहे हो। इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाँ वो तो यार उनकी लोगों की सोच है ना कि डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, वो वहां की जनता के बारे में। वैसे एक बात बताऊं तुम्हारे को, सच्ची बात बताऊं, अब आप मेरे को सिंपल सी बात बताना, क्या आपके मन में या मेरे मन में कभी आया इस तरह का कि हमारे, कि भाई हम, मेरे ना बाई गॉड मेरे कई मुसलमान दोस्त रहे हैं, ठीक है, कई मेरे हिंदू, हिंदू तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है, मेरे कई क्रिश्चियन दोस्त रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, अच्छा जैन भी मेरे दोस्त रहे हैं। मेरे मन में कभी नहीं आया यार सीरियसली कि भाई ये दूसरे धर्म का है, ये उस धर्म का है, या ये ज्यादा हो जाएगा, सभी सेम ही यार। ये मतलब है तो चीज एक ही, भगवान एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। क्रिश्चियंस का अलग रास्ता है, हिंदूज का अलग रास्ता है, सिख का अलग रास्ता है, बौद्ध का अलग रास्ता है, ठीक है, सभी सेम है, भगवान एक ही है, निचोड़ एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। कोई इधर से पहुंच रहा है, कोई इधर से पहुंच रहा है, मतलब पहुंचना डेस्टिनी सबकी सेम ही है, बट डिफरेंस है। बट ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये एक्चुअली ये सब फ्यूल अप करते हैं लोगों के दिमाग में ना, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग की, हाँ यार ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, तो ये ईसाई है, तो ये बौद्ध है, ठीक है। तो इसमें कभी भी ना जिंदगी में याद रखना, कभी अपने रिलीजन को लेके किसी से मत लड़ना। अगर कोई कहे ना कि यार मैं उस धर्म का हूँ, उस धर्म, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यार दूसरे के रिलीजन की कोई अच्छी बात लगती है, हम तो सब सुनते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छी चीज है, आपके धर्म में होता है, बहुत अच्छी चीज है यार। मेन जो सबसे बड़ा रिलीजन पता है क्या है, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। अगर आप सपोज किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, ठीक है, आपका कोई भी धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना, या किसी का दिल दुखा रहे हो, ठीक है, किसी को बुली कर रहे हो, या किसी को परेशान कर रहे हो, या किसी को मतलब गलत काम कर रहे हो, ठीक है, झूठ बोल रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं, भगवान के आगे जितने मर्जी पूजा कर लो, तो फिर कोई फायदा नहीं, अगर आप दिल से अच्छे नहीं हो, आप किसी का बुरा चाह रहे हो, ठीक है। अपना तो ये मानना है, बाकी सारे धर्म एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई, आई होप, आई मेरे को ये भी पता है कि कोई धर्म ये भी नहीं सिखाता कि आप किसी से हेट करो, ठीक है। तो थिंग इज कि आप ठीक रहो यार, लोग आपके साथ ठीक रहेंगे, हाँ ठीक है, बट रिलीजन के ऊपर कभी बहस मत करना, धर्म के ऊपर कभी बहस मत करना, धर्म बहुत ऊपर की चीज है, ठीक है, इसके ऊपर बहस करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। सभी धर्म एक ही बराबर है, वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो। ये तो पॉलिटिशियंस होते हैं जो ये फ्यूल अप करते हैं कश्मीरी, और लोगों के मन में ना अपने आप ही नेगेटिव थिंकिंग आने लग जाती है, अरे यार पता नहीं। तो एनीवेज इट डिपेंड अपॉन द पीपल, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे यार ये सब पॉलिटिशियंस कराते हैं, ठीक है। आम आदमी, अभी ये मेरे को ये बताओ, ये किसानों की रैली लग रही है इधर हमारे यहाँ हरियाणा में, ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितने भी लोग हैं वहां पे, उसमें 80% ना, 80% वो लोग हैं जो किसान नहीं है, सिर्फ 20%, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, सिर्फ 20%, जो 80% है ना, वो भाड़े के मंगाए हुए हैं, वो पैसे दे के मंगवा रखे हैं, वो लोग आते हैं स्पेशल पैसे दे के,
कि हाँ यार ये सरकार को डुबाना इस तरह से तैयारी करो। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत यार बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। जब आप लोग आईएएस में आ जाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा कितनी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, हमारे तो रिलेटिव्स में, इवन कि हमारी फैमिली में एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो इसलिए हमें पता है। ठीक है। बट सर क्या फॉर्म बिल सच में गलत नहीं है? नहीं है, फॉर्म बिल गलत नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको तो उसमें कोई गलती नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। ये एक्चुअली ना डिफेम किया जा रहा है, आप उसको ध्यान से पढ़ना। मैं उसके ऊपर लूंगा, एक क्लास लूंगा अलग से ना। ठीक है। अब यार जो फार्मर है वो डायरेक्ट बेच सकता है बिना किसी मिडल मैन के अपनी फसल। अब सपोज करो, मैं सपोज करो मोबाइल बनाता हूँ, ठीक है, मेरा मोबाइल बनाने का बिजनेस है। अब मेरी मर्जी है, मैं मोबाइल चाहे 100 रुपए का बेचूं, चाहे लाख रुपए का बेचूं, चाहे 2 लाख रुपए का बेचूं। अब एक बंदा बीच में मेरे आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं भाई तेरे को 100 रुपए का मेरे को देना, आगे मैं चाहे इसको 10 लाख का बेचूं, 1 लाख का बेचूं। तो मेरी मर्जी, मैं डायरेक्ट बेचूंगा ना, जिसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैं क्यों मिडल मैन रखूं? और ये जो मिडल मैन है ना, ये आड़ती है, आड़ती बोलते हैं इनको। ठीक है। अब ये लोग बहुत अमीर अमीर लोग हैं, अब इनको दिक्कत हो रही है कि भाई हमारे को बीच में से हटा के डायरेक्ट कैसे हो जाएंगे किसान। ये समस्या है इस बिल में। ठीक है। तो सभी जगह ये नहीं मेरे को पता, सभी जगह लगा कर इधर ही लगा हुआ है हमारे, सभी जगह तो नहीं। मतलब एक्चुअली ये यहाँ से सारे दिल्ली जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को संडे को जाना है, वृंदावन जाना था, बट उनके चक्कर में ना वो हम लोग भी शायद ना जा पाए, क्योंकि अभी बॉर्डर सील है। वो कह रहे सपोज दे डोंट गेट पर्सन टू सेल। यार ऐसी चीजें कैसे सपोज कर लेते हो मेरे भाई? खाना है यार, खाना क्यों नहीं बिकेगा मेरे भाई? कैसी बात करते हो यार, गेहूं को क्यों नहीं लेगा? वो अलग चीज है। तो देर आर बोथ प्रोविजंस ना। यू कैन आइदर सेल थ्रू द मिडल मैन, यू कैन आइदर सेल डायरेक्टली। यू हैव बोथ ऑप्शंस। ओके। This can be flooded by private sector। यार इसमें ना कुछ पॉइंट्स ठीक है, कुछ प्रोविजंस ठीक है और कुछ गलत है। तो हम लोग इसके ऊपर अलग से लेक्चर करेंगे, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई मेक श्योर हम इस पे अलग से वीडियो करेंगे। ओके। फार्मर्स को रेट कम मिलेगा सर, व्हाट दे विल। फार्मर्स को तो पहले ही रेट कम मिल रहा है ना, बीच में मिडल मैन जो आ गया तो उसको पहले ही रेट कम मिल रहा है। अभी उनको मौका दिया गया कि डायरेक्टली सेल कर सकते हो। सर प्लीज ऑल स्क्रीन शो कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी लेक्चर तो खत्म होने दो, सारी स्क्रीन शो कर देते हैं। ये दे सकते हो मैडम, कोई नहीं, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर अलग से ना, चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ओके। तो ये पढ़ रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर अभी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। ओके। अभी आ जाओ इधर। ऑल सेंट्रल लॉज अप्लाई टू द जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो अब जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होंगे। सबसे अच्छी चीज ना मेरे को ये वाली लगी है, देयर वुड बी नो सेपरेट फ्लैग। उनके लिए अलग से स्पेशल, उनका आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का अलग से स्पेशल फ्लैग था। ठीक है, अलग से सेपरेट फ्लैग था। तो अभी ये फ्लैग नहीं रहेगा, अभी हमारा इंडियन फ्लैग ही वहां पे जो होगा वो लहराया जाएगा। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये कुछ मीम्स हैं, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। कांग्रेस के टाइम में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 350, और बीजेपी के टाइम में इन्होंने जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया और लद्दाख को यूटी बना दिया। ठीक है, ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। ओके। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बीजेपी के टाइम में ये हुआ, कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ। ओके। तो मीम्स के अकॉर्डिंग कई बार कुछ अच्छी चीजें समझ आती है। तो आफ्टर आर्टिकल 370 एवरी इंडियन बी लाइक प्लॉट किधर है, क्योंकि नाउ यू हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी, यू कैन बाय प्रॉपर्टी इन JNK। ओके, दीज आर द मीम्स। ठीक है, तो इन्हें मजे लेके अगर पढ़ाई करोगे तो सब कुछ इजी है यार। सर लोग बोलते हैं मोदी ने पंजाब को फॉरन को भेज दिया। अरे लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं देवी जी, लोगों तो काम है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है।
तो ये देखिए सर, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। तो नाउ यू कैन मैरी टू अ जम्मू कश्मीर गर्ल, ठीक है। अभी आप जा सकते हो, शादी वादी कर सकते हो, ठीक है। तो देख रहे हो सर, भाई साहब ने प्रोविजंस कर दिए, अब सारी जम्मू कश्मीर की लड़कियों से आप निकाह कर सकते हो, ठीक है। सारियों से नहीं, मतलब एक से, ओके। क्योंकि अभी लड़की को भी प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, ओके, जो कि पहले नहीं था, ओके। दिस इज द बेसिक आइडिया। हाँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक करने से पहले क्या था और अभी क्या है, ओके। जैसे कि पहली प्रोविजन देख सकते हो, स्पेशल पावर एक्सरसाइज बाय जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर थी, अभी कोई स्पेशल पावर नहीं रही, ये चीज ध्यान रखेंगे। डुअल सिटीजनशिप एक जेएंडके की सिटीजनशिप थी और एक इंडिया की सिटीजनशिप थी, अभी यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया की सिर्फ एक, ओके। एट दैट टाइम देयर वाज अ सेपरेट फ्लैग फॉर जेएंडके, और अभी अपना तिरंगा झंडा होगा वहां पे, ठीक है। आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉट एप्लीकेबल, उस वक्त एप्लीकेबल नहीं थी, अभी 360 विल बी एप्लीकेबल, ओके। नो रिजर्वेशन फॉर द माइनॉरिटी सच एज हिंदू एंड सिख, हिंदू और सिख के लिए कोई माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं थी, ओके। माइनॉरिटी विल बी एलिजिबल फॉर 16% रिजर्वेशन, ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी रिजर्वेशन नहीं है, 16% रिजर्वेशन है, ओके। ये क्या सर, आपने ही बताया कल लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डाला है रिक्वेस्ट की, ये गलत है। मैंने कहा काफी लोगों ने वो पीआईएल फाइल की है कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑल, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट को बताना है ना कि आइदर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, ओके। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, वी कैन नॉट डिस्कस इट। तो ये टोटल स्क्रैप किया गया इसलिए डाला गया, या फिर स्क्रैप किया गया तभी, यार मेरी बात नहीं समझे आप तो, पता नहीं क्या ये सवाल पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हो, या पर्टिकुलर पॉइंट के लिए खुद का फ्लैग, मतलब तुम तो यार आर्टिकल स्क्रैप करने के बीच में फ्लैग की बात कहाँ से आ गई। मतलब मैं समझ नहीं आया यार, पॉइंट के बीच में फ्लैग की बात कहाँ से आ गई, समझा नहीं मैं। हम्म, फ्लैग की बात कहाँ, नहीं नहीं सर, आई एम सेइंग कि टोटल आर्टिकल के लिए पिटीशन हुआ। नहीं, पिटीशन मतलब किसी इसी के लिए हुआ है कि ये आर्टिकल कैसे स्क्रैप कर दिया, दो ही ये आर्टिकल स्क्रैप किए हैं, आर्टिकल 370 और 35A, उसके लिए पिटीशन फाइल की है। अब मेरे को थोड़ी पता कितनी कितनी पिटीशन फाइल की है, अब तो काफी सारी पिटीशन फाइल किए होंगे, हमारा काम थोड़ी है पिटीशन देखना, हमारा काम तो वो है जो लॉ इम्प्लीमेंट हो चुकी है, अब क्या होना है वो थोड़ी हम डिस्कस करेंगे। अब दुनिया में पता नहीं कितने सारे केसेस चल रहे हैं, कितनी सारी अलग अलग तरह की, पता नहीं कितने कानूनों के ऊपर पिटीशनें फाइल हुई पड़ी हैं, हमें थोड़ी वो डिस्कस करनी है, और मेन पॉइंट इज कि जो अभी चल रहा है हमने उसको डिस्कस करना है, ओके। सर एट अदर प्लेसेस वी हैव अबाउट 27 फॉर ओबीसी, सो ये 16% कैसे डिसाइड हुआ, यार उन्होंने उनका कोई क्राइटेरिया होगा, ठीक है, उन्होंने 16% रिजर्वेशन दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, तो कुछ सोच के डिसाइड किया होगा, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ओके। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, ओके, कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे माइनॉरिटीज बहुत कम ही है, हिंदू और सिख बहुत कम ही है, इसलिए 16% रिजर्वेशन दिया, ओके। तो minorities will be eligible for 16% reservation. Indian citizens from other states cannot buy land or property in Jammu Kashmir. पहले, लेकिन अभी people from other states will now be able to purchase land or property in JNK. Okay, RTI, Right to Information Act, was not applicable before that, but now onwards RTI will be applicable. Just remember this thing. The duration of Legislative Assembly for 6 years. ठीक है, और अभी असेंबली ड्यूरेशन ऑफ यूटी ऑफ जेएनके विल बी 5 ईयर, 5 साल की ड्यूरेशन होगी असेंबली की, ओके। इफ अ वुमन फ्रॉम जेएनके मैरिज आउट ऑफ स्टेट शी वुड लूज द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट। नाउ इफ अ वुमन marries out of state or a country, she will still retain all her rights and Indian citizenship, ठीक है। Now she can marry, okay, even you can marry to a Kashmiri woman, okay। Anyways, come to the topic.
पंचायत डिड नॉट हैव एनी राइट्स, ठीक है, पंचायत के पास कोई राइट्स नहीं थे, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पंचायत विल हैव द सेम राइट एज इन द अदर स्टेट्स, ओके। राइट टू एजुकेशन वाज नॉट एप्लीकेबल एंड चिल्ड्रन इन द स्टेट विल बेनिफिट फ्रॉम द राइट टू एजुकेशन एक्ट। पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स राइट टू एजुकेशन एक्ट विल एप्लीकेबल। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। So that's a good news for Kashmiri people, okay, nothing bad। तो ये आपको रिवाइज करना है, और आपको मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर की क्या कह रहे थे, हिस्ट्री है, वो आपको रिवाइज करनी है। इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई क्वेश्चन हो? हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री पढ़नी है भाई। ठुकरा के मेरा प्यार, समराइज कहाँ से समराइज करें? ये समराइज ही तो किया है देवी जी, ये समराइज ही तो किया है, क्या समराइज करें? ये निचोड़ बताया तो है, ये पीछे निचोड़ तो बताया है, ये फोटो इसलिए डाली गई हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्या राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, आरटीआई नहीं पता क्या? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ये निचोड़ बताया तो है। From now onward, there would be no separate constitution for J&K. The people of India will now have a right to buy the property. Law and order will come under union government. All central laws from now onwards will be applicable to Jammu and Kashmir. From now onward, there is no separate flag for J&K. Okay. और पूछिए, ये क्या लिखा है सोफिया, क्या लिखा है? बीआई डाउट, बीआई बोले तो, बीआई बोले तो अच्छा नो, बीआई बोले तो नो। अच्छा बट मिस्टेक, अच्छा बाय मिस्टेक, ओके। यूट्यूब पर अपलोड नहीं होते लेक्चर, जस्ट डू वन थिंग, just please tell to the Ravi sir, he can upload it, okay। मैंने कल का लेक्चर भी रिकॉर्ड है मेरा, आज का भी लेक्चर रिकॉर्ड चल रहा है, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो प्लीज मेक श्योर कि यूट्यूब पर एक बार सर को मैसेज कर देना, ही कैन अपलोड इट, ओके। और जिन बच्चों ने नई असाइनमेंट्स मेरे को सेंड की, जो कल का क्वेश्चन था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, तो मेरे को असाइनमेंट सेंड कर देना, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम स्थगित करते हैं, और कल फिर आपको फिर दोबारा से, कल नहीं मतलब वेडनेसडे को मिलते हैं। आप सर अपने यूट्यूब चैनल पर, अरे यार इसमें थोड़ी समस्या है, आप अपने आप कर लेना प्लीज, हाँ।